हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स के चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रोवाइड हो सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप सभी उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 में इस साल 4 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, 2 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आधे आधे नंबर के रहेंगे, तो कुल मिलाकर के 1 नंबर हो जाएगा। एक प्रश्न आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान का, आधे नंबर का। एक आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आप बोल देते हो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 1 नंबर का। एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो रहेगा 1.5 अंक का। कुल मिलाकर के ये 4 प्रश्न 4 अंक के रहेंगे। तो हम कह सकते हैं चैप्टर 3 कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अगर बात करें पहले प्रश्न की कि ओमीय प्रतिरोध के लिए वी आई ग्राफ कैसा होता है? वी आई कर्व फॉर ओमिक रेजिस्टेंस इज। देखिए, जब आप विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो एक ओमीय डिवाइस के लिए, ओमीय युक्ति के लिए, तो वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो आप कह सकते हो पहले प्रश्न का ऑप्शन रहेगा ए। दूसरा प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस यानी कि आर जो होता है वो लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, और पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कि पहला है लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ। तो हम कह सकते हैं ये तीनों ही हैं, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मात्रक और विमा क्या होती है? देखिए, प्रतिरोध जो है आर, उसको आप लिखते हो V बाई आई से, तो इसका एक मात्रक तो होता है वोल्ट पर एम्पियर, तथा दूसरा जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? ओम। और इसकी जो विमा बनती है वो बनती है M1 L2 T-3 A-2। तो ओम और M1 L2 T-3 A-2, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात हो रही है यहाँ। इसका जो सही मात्रक है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है धारा तथा अपवहन वेग में परस्पर क्या संबंध है? आपको रिलेशन बताना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। किस किस के बीच में? आई और वी डी के बीच में। तो देखिए, I इज इक्वल टू होता है NEA/VD। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन रहेगा ए सही। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यदि एक चालक का प्रतिरोध आधा व धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हीट का, यानी कि ऊष्मा का फॉर्मूला H इज इक्वल टू होता है I²RT। जैसा कि बताया हुआ है प्रतिरोध को आधा करना है तो आप कर दीजिएगा R/2, और धारा को 2 गुना करना है यानी कि 2R का 2 I का स्क्वायर करना है।
तो आप 2i का कर दीजिएगा स्क्वायर इंटू टी, ये हो जाएगा कितना 4/2 आई स्क्वायर आर टी, 4/2 यानी कि 2। तो पहले का कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी रहेगा। 8वां है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक दे रखा है आपको 15 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.05 ओम और उसमें धारा का मान दे दिया 10 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ ली, ईएमएफ 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05, करंट 10 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी। आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर E का मान है विद्युत वाहक बल जो कि दे रखा है 15 वोल्ट, माइनस धारा दे रखी है आपको 10 एम्पियर, आंतरिक प्रतिरोध है 0.05, तो 15 माइनस आ जाएगा 0.05, 0.5, ये हो जाएगा 14.5 वोल्ट। तो 8वें प्रश्न का रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 9वां प्रश्न, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किन पर निर्भर करता है। आपको पता है प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो प्रतिरोधकता है और चालकता ये एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होती है सर। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 है तो ये तो नियत संख्या है, किसी पर निर्भर नहीं करेगी। तो 9वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। 10वां है, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अभी हमने बात की थी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आप कह रहे हो कि आपने लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रतिरोध R था, अब 2 गुना हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई खींचकर पूर्व मान की 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये एक तार है, देखिएगा ये वाला एक तार है, अगर आप इस तार को खींचोगे तो इसकी लंबाई तो जो है वो तो क्या होगी, बढ़ेगी, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। अब खींचोगे तो वो पतली भी तो हो जाएगी ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब आपने इसको खींच दिया तो इसकी लंबाई तो आपने कर दी डबल। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू कितना था, L/A था। अब लंबाई तो खींच करके डबल कर दी, जो है प्रतिरोध क्या हो गया पहले की तुलना, क्षेत्रफल क्या हो गया पहले की तुलना में, आधा हो गया। अगर क्षेत्रफल आधा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर गया, 2 × 2 4, L/A। तो प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना गुना हो गया, 4 गुना। अगर आप सीधा लंबाई को डबल करोगे तो 2 गुना होता, लेकिन लंबाई को अगर खींच करके शब्द यहाँ पर प्रयोग में आ गया है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है ए वो आधा हो जाएगा। फिर है 12वां प्रश्न, एक तार का प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो प्रतिरोधकता है, जो रेजिस्टिविटी है, वो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है। तो आप भले लंबाई को 2 गुना करो, आधा करो, 4 गुना करो, प्रतिरोधकता जो है वो अपरिवर्तित ही रहने वाली है। 13वां प्रश्न है, अगर आप तांबे तथा जर्मेनियम को कमरे के ताप पर यहां तक ठंडा करो 40 केल्विन तक, तो इस क्रिया में R पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर आप तांबे की बात करो तो तांबा है चालक, तांबा है चालक। और अगर मैं बात करूं किसकी, जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम है अर्धचालक। तो इन दोनों पर एक जैसा प्रभाव तो पड़ नहीं सकता टेम्परेचर का। अब आपको ये समझना है, जब आप चालकों का ताप बढ़ाते हो ना तो उनमें प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है।
अगर आप किसी चालक के अंदर ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ठंडा कर रहे हो यानी कि ताप घटा रहे हो तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, तो तांबा घटेगा, ये रहा। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो ताप कम हो रहा है, तो जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो बढ़ेगा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ताप घटाने पर तांबे का प्रतिरोध तो घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन रहेगा डी। 14वां है कि दो प्रतिरोध तार है एक्स और वाई, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तार एक्स की कुल लंबाई व त्रिज्या वाई से दोगुनी है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपसे पूछ लिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्स की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं आर एक्स, तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। आर वाई का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, रो एल बटा ए। अब मान रख देते हैं इसमें। रो है प्रतिरोधकता, लंबाई देखिए एक्स की लंबाई है दोगुनी, तो एक्स वाली जगह कितना आ जाएगा 2l बटा में ए, तो ए होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह त्रिज्या भी तो दुगनी है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में अगर मैं आर वाई का मान रखूं तो ये है रो एल बटा ए। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, रो 2l बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर, रो एल बटा ए। अब देखिए रो एल और ए, यानी कि ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पूरा कट हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा, इस 2 से ये 4 भी कटेगा 2 पर, तो ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, तो अनुपात आ जाएगा 1:2। 14वें प्रश्न का। अगर हम बात करें 15वें प्रश्न की, तो देखिए 15वें प्रश्न में आपको 2 VI वक्रों को दर्शाया गया है। कौन सा चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई जिसका ढाल ज़्यादा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो VI कर्व के अंदर तो यही होता है। अब ढाल किसकी ज़्यादा है, ए वाले की ढाल ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि ए का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। 16वां प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस चीज़ पर आधारित है, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। हमें पता है फर्स्ट जो लॉ है वो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। पहला आवेश संरक्षण पर था और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 18वां प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध 80 ओम है, यदि उसकी लंबाई खींचकर पूर्व मान की दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा, आपसे ये पूछ रखा है। अगर आपने उसकी लंबाई खींच करके पहले की दोगुनी कर दी है, तो मैंने आपको बताया था अगर आप लंबाई खींचने की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, R = रो एल बटा ए है। अब अगर आप लंबाई को दोगुना कर रहे हो, लंबाई को दोगुना कर रहे हो तो प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, आधा। इसको आप लिखोगे 4 रो एल बाई ए। इसका जो मान आपको आर का दे रखा था वो कितना था, पहले तो 80 ओम था, तो इस पूरे की जगह आप रख दीजिए 80, 4 गुना 80 ओम, ये आ जाएगा आपके पास 320 ओम। 18वें प्रश्न का ऑप्शन रहेगा बी। इसके बाद चलते हैं हम 19वें प्रश्न पर कि प्रतिरोध मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ होता है। अब अमीटर जो है वो तो धारा मापने के लिए होता है, गैल्वेनोमीटर धारा का विक्षेप देखने के लिए, भी धारा किस दिशा में बह रही है या बह रही है या नहीं, वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए, बचा व्हाइटस्टोन ब्रिज। व्हाइटस्टोन ब्रिज ही प्रतिरोध मापने के लिए काम में आता है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं अपन। 20वां प्रश्न है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। हमें पता है कि किसी चालक में
धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? विद्युत विभव में अंतर होता है। नेक्स्ट, कि एक तांबे के तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का मान लंबाई व क्षेत्रफल में चेंज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा सर? अपरिवर्तित रहेगी। 21वें प्रश्न का ऑप्शन सी होने वाला है। फिर है ओम का नियम किन के लिए लागू नहीं होता है? अचालक, अर्धचालक या फिर आर्क लैंप। देखिए इन तीनों के लिए ही ओम का नियम अप्लाई नहीं होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है 23वां प्रश्न, कि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो रैखिक रूप से बढ़ेगी, रैखिक रूप से घटेगी, या दोनों ही हो जाएगा, भी बढ़ेगी भी और घटेगी भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है चालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? भी कोई भी चालक है उसकी चालकता पर ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, तो इसका हो जाएगा रैखिक रूप से घटती है। फिर है 24वां प्रश्न, कि किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण या फिर बल? तो सर किलोवाट घंटा जो है वो किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। 25वां प्रश्न, कि धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश, धन आवेश या फिर प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले क्वेश्चंस की। यहाँ से एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और वो कितने नंबर का रहेगा? आधे नंबर का रहेगा। तो 0.5 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे इस चैप्टर से। सबसे पहले है कि एक आदर्श शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, 0। दूसरा, ताप बढ़ाने पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल क्या होता है? अब अगर आप ताप बढ़ाओगे तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, एक टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में लगने वाला समय घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं विश्रांति काल क्या हो जाएगा? कम होगा। अब अमीटर को सदैव परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर सदैव सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है हमेशा? तो जवाब मिलेगा समांतर क्रम में। फिर है एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? एक यूनिट में जूल होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मान सेल के किस चीज़ के बराबर होता है? तो अगर खुला परिपथ है तो किसके होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर यहीं पर बंद सर्किट की बात आ जाती तो क्या लिखते? टर्मिनल वोल्टता लिखते। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम इंटू मीटर है? तो वो जवाब मिलेगा आपको कि ये मात्रक तो है प्रतिरोधकता का। फिर है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं के बीजगणितीय योग का मान कितना होता है? इसका जो उत्तर मिलेगा आपको 0 होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम से आया है। नेक्स्ट, सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जवाब मिलेगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अब अपवहन वेग का मान किस कोटि का होता है? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड इस कोटि का होता है। फिर है सर अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इस चैप्टर से एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के ये वाला प्रश्न रहने वाला है 1 नंबर का, सेक्शन अति लघुत्रात्मक प्रश्न का। सबसे पहला है कि किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखो। आपको पता है ई वी बराबर कितना होता है? ई माइनस आई आर। देखिए वी यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता है, ई विद्युत वाहक बल है, आई धारा है, और ये जो आर है ये आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ पर बड़ा आर लिखने की गलती मत करना, बड़ा आर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध को आप छोटे आर से ही डिनोट करते हो।
नेक्स्ट है कि किसी चालक की लंबाई आधी करने पर उसकी चालकता में क्या चेंज आएगा। अब जो चालकता होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, तो हम कह सकते हैं उसकी चालकता में क्या परिवर्तन आएगा, वो अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना। आपको पता है R का जो मान है वो लंबाई के समानुपाती और A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर सूत्र आपके पास हो गया था R बराबर रो L बटा A। अगर आप रो का सूत्र देखना चाहोगे तो रो बराबर आया था RA बटा L। अगर मैं कहूँ A का मान 1 मीटर स्क्वायर और L का मान 1 मीटर कर दिया जाए तो 1/1 से तो कट जाएगा, रो बराबर कितना बचेगा, R बचेगा। यहाँ से परिभाषा आ सकती है कि 1 मीटर लंबे तार तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, यानी कि एक ऐसा तार जिसके अंदर A का मान कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, L का मान कितना हो 1 मीटर हो, तो इस तार का जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रतिरोधकता के बराबर। तो 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या होता है, उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ये दोनों एक ही चीज़ है, प्रतिरोधकता भी इसी को कहते हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला बना था RA बटा L। R का मात्रक आ गया ओम, A है तो मीटर स्क्वायर, बटा में लेंथ है तो मीटर, मीटर से स्क्वायर कट आउट होगी, मात्रक बचेगा ओम इंटू मीटर। अगर आपसे इसकी विमा पूछी जाए तो ये बनेगी M1 L3 T3 A-2, ये है विमा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर धातु के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे चालक पदार्थ के लिए या धातु के लिए तो उसमें प्रतिरोध का मान तो बढ़ेगा तथा जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट है कि एक तार का प्रतिरोध दे रखा है आपको R1, अगर इसको मूल लंबाई से n गुना खींचा जाता है, ये फिर से वही बात आ गई खींचने वाला प्रश्न, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए एक सूत्र याद रखना, Rn का n स्क्वायर इंटू R1। अब उसको जितने गुना खींचोगे ना, भी मान लीजिए किसी ने कहा कि 2 गुना खींचना है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू R1, यानी कि पूर्व का कितने गुना, 4 गुना। किसी ने कहा आपने तार को 3 गुना खींच दिया, 3 स्क्वायर इंटू R1 कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो और इस प्रश्न का उत्तर है ये वाला सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको दिए गए चित्र में धारा का मान निकालना है। आपको पता है कि यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से भी धारा आ रही है, इन दोनों धाराओं का यहाँ पर योग हो जाएगा जो आएगा 1.9 एम्पियर। इस पॉइंट तक आने के बाद में कुछ धारा इधर निकल गई और कुछ धारा इधर निकल गई। निकलने वाली धारा थी 1.9 में से 0.8 और 0.1, तो ये मिलकर के हो जाएगा कितना, 0.9। उत्तर मिलेगा आपको 1 एम्पियर। तो इस आई का मान कितना मिला है आपको, 1 एम्पियर। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है, ऐसा ही मात्रक भी लिखना है। धारा घनत्व की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। जे के अगर सूत्र की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आई बटा ए हो जाएगा, यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा, ये रहेगा इसका सूत्र। अगर मैं बात करूं धारा घनत्व के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो धारा घनत्व का मात्रक आ सकता है, मात्रक होगा इसका एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। और भी चीज़ें पूछी जा सकती है, अब वो जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान से समझना है सर। अगर मैं बात करूं कि ये सदिश राशि है या फिर अदिश, तो ये एक सदिश राशि है।
अगर आपसे दिशा पूछ ली जाए इसकी, धारा घनत्व की दिशा कौन सी होता है? जो दिशा धारा की है वही दिशा किसकी होती है? धारा घनत्व की होती है। तो यहाँ से 5 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं धारा घनत्व से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को परिभाषित करो। अपवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। समझना है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। आपको पता है जब आप उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करोगे तो वो रैंडम मोशन करेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो वो एक नियत औसत वेग से गति करने लग जाएंगे और उसी वेग को हम क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। अपवहन वेग को किससे डिनोट करते हैं? तो सर जवाब मिलेगा Vd से। अपवहन वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अपवहन वेग के लिए अगर हम बात करें विमा की तो वो हो जाएगी m0 L1 t -1। फिर आप अगर बात करो अपवहन वेग, यहाँ से एक प्रश्न और आता है, वो है अपवहन वेग व धारा में संबंध। इसी प्रश्न से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। I बराबर हो जाएगा NeA/Vd और यहाँ से प्रश्न आता है अपवहन वेग का मान पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस अपवहन वेग से गति करते हैं? तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं। फिर आता है कि अतिचालकता क्या है? अगर हम बात करें कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक जीरो हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता अचानक से जीरो तक आ जाए वो अतिचालकता है। और जिन पदार्थों में ये घटना होती है उनको क्या कहते हैं? हम अतिचालक कहते हैं। 10वें प्रश्न की अगर बात करें तो 10वां है कि गतिशीलता क्या है? मात्रक और विमा भी लिखो। देखिए गतिशीलता क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हम लोग कहते हैं। अगर हम बात करें कि गतिशीलता को किससे डिनोट किया जाता है तो गतिशीलता डिनोट की जाती है किस चीज़ से? म्यू से। गतिशीलता को किससे डिनोट करते हैं? म्यू की हेल्प से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का संबंध। तो अपवहन वेग है Vd और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E। इन दोनों का जो अनुपात है वही गतिशीलता है। ये हो गया सूत्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है इसका मात्रक क्या है? तो गतिशीलता का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इनटू सेकेंड। और जो चीज़ इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है वो है विमा। देखिए गतिशीलता की विमा होती है m-1 L0 T2 A1। फिर अगर हम बात करें गतिशीलता, ये पूछ ली जाती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कैसी होती है? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पॉजिटिव होती है। अगर मैं बात करूं 11वें प्रश्न की कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखो। तो गतिशील आवेशित कण सबसे पहले तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और दूसरा उत्पन्न करता है कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों प्रकार के क्षेत्र एक गतिशील कण प्रोड्यूस करता है। 12वां प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि कांस्टेंट रखी जाए, नियत रखी जाए, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस प्रश्न में क्या बताया हुआ है हमें कि जो V है वो समानुपाती है किसके? I के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V बराबर कितना हो जाता है? I इंटू R। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। और यहाँ पर
आर क्या चीज़ है? आर को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। सबसे पहली मात्रक। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या क्या होता है? यहाँ से देखा जाए तो वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम भी बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। दूसरी चीज़ यहाँ से पूछी जाती है विमा। किस चीज़ की? अब विमा पूछ ली जाती है प्रतिरोध की। M1 L2 T-3 A-2, ये विमा रहती है प्रतिरोध की। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये जो प्रतिरोध है या फिर ओम का जो नियम है, ओम के नियम से रिलेटेड आते हैं किन किन चीज़ों के लिए सत्य है? तो ये सर सत्य है ओनली चालकों के लिए, ओम का नियम। अर्धचालक और कुचालकों के लिए सत्य नहीं है। 13वां प्रश्न आता है ओम के नियम की सीमाएं क्या है? कोई 2 सीमा लिखनी पूछ ली है, 3 बता रहा हूं यहां पर। पहला है ओम का नियम एक तरफा विद्युत तत्वों के लिए लागू नहीं होता है, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर के अंदर ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं है। ओम का नियम गैर रेखिक तत्वों पर भी लागू नहीं होता है, और ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है, अर्धचालक कुचालकों पर लागू नहीं होता है। इनमें से कोई 2 लिख सकते हो आप। 14वां प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अर्धचालकों का ताप आप लोग बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध का मान तो घटेगा, वह जो प्रतिरोधकता का मान है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। 15वां प्रश्न है ओम का नियम चालक, कुचालक और अर्धचालक में से किन किन के लिए लागू होता है? अभी हमने बात की ओम का नियम सिर्फ चालकों के लिए लागू होता है, बाकियों के लिए लागू नहीं होता। 16वां प्रश्न है किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि के तुल्य होती है? जवाब मिलेगा आपको प्रतिरोध के तुल्य होती है। 17वां प्रश्न है कि चालकों व अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान कैसा होता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान। देखिए चालकों की अगर मैं बात करूं तो चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। और अर्धचालकों के लिए कैसा होता है? अर्धचालकों के लिए अल्फा कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। फिर आता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और फिर डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, और डिपेंड करता है ताप पर। इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। 19वां प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है? 0 होता है। अब देखिए संधि पर की बात आई है, संधि पर सारी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है, इसीलिए इसके अन्य नाम है संधि का नियम, और धारा का नाम आया है तो इसका दूसरा नाम है धारा का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम भी आ सकता है, किरचॉफ का संधि नियम भी आ सकता है, किरचॉफ का धारा नियम आ सकता है, तीनों ये एक ही है। यहाँ से कुछ और भी प्रश्न आते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण की पालना करता है? तो ये आवेश संरक्षण की पालना करता है। एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि किरचॉफ का नियम बंद या खुले परिपथ किन के लिए मान्य है? तो ये बंद व खुले दोनों परिपथों के लिए वैध है, दोनों परिपथों के लिए वैध है। अगर हम बात करें 20वें प्रश्न की, किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप के विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धाराओं, अगर धाराओं का शब्द आया है तो आप लिख दीजिएगा I। फिर वह उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। अब धाराओं के संगत जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग।
तो यहाँ पर समीशन लगा दीजिए। फिर कह रहा है उस लूप में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग, यानी कि किसका योग, जितने भी ईएमएफ वर्क कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल काम कर रहे हैं, के तुल्य होता है। यानी कि समीशन आई आर किसके बराबर है, समीशन ई के बराबर है। अगर हम बात करें इसके दूसरे नामों की, केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टता नियम भी बोल देते हैं और लूप नियम भी बोलते हैं, तीनों इसी के नाम हैं। अब ये किसके लिए मान्य है, तो ये सिर्फ बंद परिपथ के लिए मान्य है। इसमें लूप चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। और किस संरक्षण नियम की पालना होती है किरचॉफ द्वितीय नियम में, ऊर्जा संरक्षण की पालना होती है। 21वां प्रश्न है कि ताप वृद्धि के साथ चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दिशाने वाला सूत्र लिखो। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, यह आ जाएगा आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर हम बात करते हैं 22वें प्रश्न की। ऐसे दो पदार्थों के नाम बताने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब ताप बढ़ाने पर किन पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो जवाब मिलेगा अर्धचालकों की। अब अर्धचालकों के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, पहला है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। ये दो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। 23वां प्रश्न है कि यदि एक समान प्रतिरोध R वाले n तारों को पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, आप जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम का मान आएगा n इंटू आर, क्योंकि समान प्रतिरोध है तो R। और जब आप कौन से में जोड़ोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कितना आएगा, R बटा n। ये इन दोनों के उत्तर रहेंगे। 24वां प्रश्न है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, पहले तो वो निर्भर करता है किस पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। फिर निर्भर करता है वो घोल की सांद्रता पर, और किस चीज पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध R, वो करता है घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल पर। अब इतनी चीजों पर डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। 25वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो अर्धचालकों में प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता का वक्र हमें बनाना है। एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। 27वां प्रश्न है कि अपवहन वेग का सूत्र लिखिए। Vd बराबर होता है EV टॉर्क्यू अपॉन ml, ये सूत्र होता है अपवहन वेग का। 28वां प्रश्न है कि इस डायग्राम के अंदर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दिखाया गया है, तो R1, R2, R3 और R4 में क्या रिलेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं उसमें P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 बटा R4 बराबर R2 बटा R1। नेक्स्ट है कि एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला। यदि इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व का मान आपसे पूछ लिया गया है। जो आपको दे रखा है वो पहले देख लीजिए। धारा का मान दे रखा है 3 एम्पियर, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आपसे जे पूछ रखा है, जे बराबर हो जाएगा I बटा A, 3 बटा 2 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 30वां प्रश्न है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश। हम जानते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की।
यहाँ से लघुत्रात्मक जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला, व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं, यानी कि परिभाषा। फिर इसका आवश्यक चित्र बनाओ, इसका सिद्धांत लिखो और बनावट का वर्णन करो। अच्छा प्रश्न है अब की बार एग्जाम के लिए। फिर सेलों का श्रेणीक्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। इन दोनों में से भी प्रश्न एक आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध लिखना नहीं है, इसे स्थापित करना है। 1.5 नंबर का आएगा ये वाला प्रश्न। फिर है कि ओम के नियम का सदिश रूप J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर की व्युत्पत्ति करो। फिर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में दिखाया गया है, इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना भी आपको मिल सकता है। ये वाला प्रश्न अच्छा है अब की बार एग्जाम में। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P/Q बराबर कितना होता है, R/S होता है। P का मान दे रखा है यहाँ पर 20, Q का है 10। अब R का मान हमें यहाँ से इस पूरे का मान ज्ञात करना है। एक बार के लिए X मान लेता हूँ मैं, बटा में आ जाएगा 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो X का मान आपको मिलेगा 2 ओम। मतलब इस पूरे का मान आपको कितना मिलने वाला है, 2। अब R का मान इसमें से हमें निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता है, 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/r। x का मान 2 दे रखा है तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/r। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6 बराबर 1/r। एलसीएम आया 6। यहाँ पर मिलेगा आपको 3 माइनस 1 बराबर 1/r। सॉल्व कीजिएगा, 1/r बराबर हो जाएगा 2/6, r बराबर हो जाएगा 6/2 और उत्तर मिलेगा आपको 3 ओम। तो बच्चों ये थे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद में आपको बाकी सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।